गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछली क्लास में ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाओं का हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में पढ़ रहे थे और आज उसी को हम आगे बढ़ाते हुए दहन की क्रिया पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक्स हमने ऑक्सीकरण के हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाओं का क्या प्रभाव है उससे संबंधित कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। हम लोग दहन की क्रिया पढ़ेंगे। दहन की क्रिया हमारे दैनिक जीवन में दहन की कई क्रियाएं देखने को मिलती हैं, जैसे जलावन के रूप में लकड़ी का प्रयोग हम करते हैं, किरोसिन का प्रयोग करते हैं, पेट्रोल डीजल का उपयोग गाड़ियों में दहन के रूप में किया जाता है। तो कई सारी क्रियाएं हमें देखने को मिलती हैं। दहन की क्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण का सम्मिलन होता है, ऑक्सीकरण अवकरण का प्रभाव दिखता है। चलिए हम लोग सबसे पहले दहन के लिए सबसे पहले टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे दहन किसे कहते हैं, कंब्यूशन किसे कहते हैं। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है तो इस क्रिया को हम दहन कहते हैं। अब बात आती है कि दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या है, नेसेसरी कंडीशंस फॉर कंब्यूशन। देखिए एक चीज है कि हम हर स्थिति में दहन नहीं कर सकते हैं। दहन के लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं, तभी दहन हो सकती है। तो हम लोग ये पढ़ेंगे। एग्जाम में ये लॉन्ग क्वेश्चन में प्रश्न पूछा जाता है कि दहन के लिए क्या क्या शर्तें हैं। दहन के लिए ये 3 शर्तें महत्वपूर्ण हैं। पहली शर्त है कि दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टेबल सब्सटेंस। देखिए एक चीज है कि दहनशील पदार्थ किसे कहते हैं, वह पदार्थ जो जल सकता है, जैसे लकड़ी, किरोसिन, डीजल और भी प्रकार के जैसे पदार्थ हो सकते हैं, जैसे पुआल हो गया या खरपतवार जो खेत से जो कृषि से अपशिष्ट पदार्थ मिलते हैं वो हो गया। तो कहने का मतलब कि जो पदार्थ जल सकता है उसे हम दहनशील पदार्थ कहते हैं। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो जल नहीं सकते हैं, उन्हें हम अदहनशील पदार्थ कहते हैं, जैसे ईंट, पत्थर, मिट्टी, बालू, सीमेंट। ये सब पदार्थ जो हैं जल नहीं सकते हैं, ये दहन का नहीं हो सकता है। तो दहन के लिए पहली शर्त यही है कि दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए, मतलब कि जलने वाली चीज उपस्थित होनी चाहिए। अब हम करें क्या कि हम ईंट जलाना शुरू कर दें, हम बालू जलाना शुरू कर दें, इज इट पॉसिबल? नेवर। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति अनिवार्य है, तभी दहन की क्रिया हो सकती है। दूसरी है दहन के पोषक की उपस्थिति। मतलब कहने का यह है कि दहन जब होती है, दहन की क्रिया जब होती है तो वहां पे दहन के पोषक की जरूरत होती है। मतलब कि जो दहन की क्रिया में सहायक हो। दहन का पोषक क्या? जो दहन की क्रिया में सहायक हो, जैसे ऑक्सीजन है। सामान्यतः कहें तो 99.99% किसी भी चीज के जलने में दहन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। हम जो कुछ भी जलाते हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है। तो यहाँ पे दहन का पोषक क्या हुआ? ऑक्सीजन हुआ। बिना ऑक्सीजन के क्या किसी चीज को हम जला सकते हैं? कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि दहन की पोषक की उपस्थिति जरूरी है। जैसे आप कहें कि नहीं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो दहन हो सकता है। कैसे हो सकता है? मतलब अनुपस्थिति में दहन हो सकता है तो हम, और आप कहें कि कैसे, क्यों नहीं हो सकता है? तो इसके लिए हम एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं घर पे। जैसे मान लीजिए कि हम एक मोमबत्ती जला लें और मोमबत्ती जलाकर उसे एक पारदर्शी ग्लास से ढक देते हैं। पारदर्शी शीशे के ग्लास से हम ढक देते हैं, देखेंगे कुछ देर मोमबत्ती जलेगी, उसके बाद से बुझ जाएगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मोमबत्ती तो दहनशील पदार्थ तो वहां पे है, वो तो जल ही रहा है। लेकिन बुझ क्यों गई मोमबत्ती? वहां पे ना हवा है उसमें जा रही है कि उससे वजह से बुझ जाए, या कुछ और भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रॉब्लम यह है
कि जितना ऑक्सीजन ग्लास ने जब हमने ढका था तो ग्लास ने जितना ऑक्सीजन अपने क्षेत्र में घेरा था उतने ऑक्सीजन रहने तक, उसकी उपस्थिति तक मोमबत्ती जो है जली। उसके बाद से मोमबत्ती बुझ गई। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन अब नहीं है। तो दहन के पोषक की उपस्थिति भी होनी चाहिए दहनशील पदार्थ के साथ साथ। दो कंडीशन हमने देख लिया। इसी में दहन के पोषक में जरूरी नहीं है, एक तो मैंने कहा कि 99.99% स्थिति में तो यही होता है कि दहन के पोषक के रूप में ऑक्सीजन ही होती है, क्योंकि हम दुनिया में जितनी चीजें जलाते हैं उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है जलने के लिए। लेकिन कुछ ऐसी भी और भी कुछ तत्व हैं, कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो दहन के पोषक का कार्य करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन भी कुछ कुछ स्थिति में दहन के पोषक का कार्य करता है। तो हमने कहा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में सामान्यतः कोई चीज जलती है, लेकिन इसके अपवाद भी हैं। जरूरी नहीं कि हर जगह पे ऑक्सीजन सामान्यतः सबसे बड़ी मात्रा है दहन के पोषक के लिए, लेकिन कुछ अपवाद भी हम देख लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम को, जब हम मैग्नीशियम को नाइट्रोजन की उपस्थिति में जलाते हैं, जैसे हम यहां पे था कि अगर हम कार्बन को हम जलाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कार्बन को हम जला रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस प्रकाश प्लस ऊष्मा, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन हो गई। फिर सल्फर को हम जलाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस प्रकाश और ऊष्मा। तो ये तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हर चीज जलती है। जब भी हम कोई भी चीज जलाते हैं तो हवा में बाहर रख के ही जलाते हैं, लेकिन हवा की उपस्थिति में जलाते हैं। लेकिन अगर मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन के बिना भी नाइट्रोजन की उपस्थिति में जलाएं तब भी ये मैग्नीशियम जलेगा और जल करके बनाएगा मैग्नीशियम नाइट्रेट Mg3N2, और ये C25H52 पेंटाकोसेन है। पेंटाकोसेन जो है वो मोमबत्ती का रासायनिक नाम है, यानी कि ये मोमबत्ती है। मोमबत्ती को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो जला ही सकते हैं, क्लोरीन की उपस्थिति में भी जला सकते हैं। क्लोरीन की उपस्थिति में जलाएंगे तो ये कार्बन बनेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। कार्बन धुएं के रूप में बाहर निकलेगा, ब्लैक कलर का धुआं निकलेगा। तो हमने ये तो इस तरह से देखें तो ऑक्सीजन तो दहन का पोषक है ही, साथ साथ यहाँ पे नाइट्रोजन भी दहन का पोषक हो गया, यहाँ पे क्लोरीन भी दहन का पोषक हो गया। तो हम लोग पढ़ रहे हैं दहन के लिए आवश्यक शर्तें, नेसेसरी कंडीशंस फॉर कंब्यूशन। हम लोगों ने पहला पढ़ा कि दहन के लिए आवश्यक शर्त में दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ कंब्यूसिबल सब्सटेंस। दूसरा सपोर्टर ऑफ कंब्यूशन, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे ज्वलन ताप की प्राप्ति। देखिए क्या चीज है ज्वलन ताप, क्या है पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि ज्वलन ताप क्या है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करे तो उसे हम ज्वलन ताप कहते हैं। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करे तो उसे हम ज्वलन ताप कहते हैं, उस पदार्थ का। अब ज्वलन ताप की प्राप्ति का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हर वस्तु को जलाने के लिए एक ही ज्वलन ताप आवश्यक नहीं है। जैसे मान लो कि क्वेश्चन एक आता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन अक्सर आता है, बोर्ड एग्जाम में ही आता है, कि एक माचिस की तिल्ली से एक छोटी सी लकड़ी संठी जो होती है वो जल जाती है, जबकि लकड़ी का कुंडा नहीं जल पाता है। लकड़ी का कुंडा जो लकड़ी मोटा सिल्ली होता है वो नहीं जल पाता है, जबकि एक छोटी सी उसी तिल्ली से दूसरा पतला लकड़ी जो है जल जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो छोटी सी लकड़ी है, संठी जिसे हम एग्जाम में ऐसा इसी शब्द का इस्तेमाल होता है, तो माचिस की तिल्ली का जब हम छोटी लकड़ी के लिए प्रयोग करते हैं तो वो छोटी लकड़ी है। वो माचिस के तिल्ली से जितनी ऊष्मा निकलती है, जितना ज्वलन ताप होता है, वो ज्वलन ताप उस लकड़ी के लिए, संठी के लिए अनिवार्य होता है, मतलब कि वो उसके लिए योग्य है।
वो उतना से पर्याप्त है, उससे वो जल जाएगा। लेकिन वही ज्वलन ताप क्या किसी हम लकड़ी का कुंदा है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि उस कुंदे का ज्वलन ताप बहुत ज्यादा है। वो माचिस की तिल्ली के ज्वलन ताप से उसकी जो ज्वलन ताप है वो पर्याप्त नहीं है, तो नहीं जलेगा, स्वाभाविक बात है। तो मैंने कहा कि ज्वलन ताप की प्राप्ति भी एक महत्वपूर्ण बात है। अगर हम एक माचिस की तिल्ली से किसी मिट्टी के तेल से भीगे हुए पदार्थ को जलाना हो तो बहुत आसानी से जला सकते हैं। मिट्टी के तेल से भीगा हुआ कोई कम्बस्टिबल सब्सटेंस हो, लकड़ी ही हो, तो जला सकते हैं। वही इसलिए क्योंकि मिट्टी के तेल की ज्वलनता बहुत ही कम होती है, वो इजीली उसमें फ्लेम आ जाता है। लेकिन क्या अगर मिट्टी के तेल न गिराएं और ऐसे हम इस लकड़ी को जला दें, इज इट पॉसिबल? नहीं, क्योंकि उस लकड़ी के कुंदे का ज्वलनता बहुत अधिक है, वो माचिस की तिल्ली के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि ऐसा क्यों होता है कि एक लकड़ी की छोटी संठी जो है माचिस की तिल्ली से जल जाती है जबकि एक लकड़ी का कुंदा नहीं जलता है। तो आप सिंपल सा आंसर लिख लेंगे, यही जो मैंने बोला है। एक चीज मैं बता दूं कि इन चीजों का आंसर लिखने के लिए खुद की एक सोच होनी चाहिए, आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, आपकी समझ अच्छी होनी चाहिए। ये लिखाने वाली चीज नहीं कि आप एज ए डेफिनेशन लिखिएगा। आप जो मेरी बात सुन रहे हैं अपने अंदर उसको दिमाग में रखिए, ग्रहण करिए और फिर उसको आप लिखने की कोशिश करिए आंसर, जिससे कि आप खुद से लिख पाइए। तो मैंने जितना बोला आप उस चीज को लिखिएगा। अब हम लोग ज्वाला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फ्लेम, ज्वाला किसे कहते हैं? जब कोई गैसीय पदार्थ जो है, कोई भी गैसीय पदार्थ जिस क्षेत्र में जलता है तो उसे हम ज्वाला कहते हैं। गैसीय पदार्थ ही जल करके ज्वाला उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि गैसीय कोई भी जब, और ऐसा भी है कि जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाए या द्रव से फिर गैस में परिवर्तित हो जाए तो ज्वाला का रूप लेता है। तो कोई गैसीय पदार्थ जिस क्षेत्र में जलता है दैट इज कॉल्ड ज्वाला। और ज्वाला की अगर हम बात करें तो जैसे मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती जब जलता है तो मोमबत्ती तो एज ए सॉलिड है, लेकिन उस जब जहां पर जल रहा होता है हीट की वजह से वो लिक्विड बन जाता है। ध्यान से देखने पता चलता है कि लिक्विड बन जाता है और फिर लिक्विड जो है बत्ती के सहारे ऊपर चढ़ता है और एकदम करीब जाकर के वो गैस का रूप ले लेता है और फिर ज्वाला उत्पन्न होता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे ज्वाला के प्रकार। ज्वाला दो प्रकार का होता है, एक नॉन लुमिनियस फ्लेम और दैदीप्यमान ज्वाला, और दूसरा दैदीप्यमान ज्वाला लुमिनियस फ्लेम। नाम ध्यान से देखेंगे तो हमें चीज समझ में आ जाएगी। और दैदीप्यमान नॉन लुमिनियस, जिसमें प्रदीप्ति नहीं हो, जिसमें प्रकाश नहीं हो। लुमिनियस मीन्स प्रकाश, प्रदीप्त। नॉन लुमिनियस मीन्स जो अप्रदीप्त फ्लेम है। तो नॉन लुमिनियस फ्लेम जिसमें प्रकाश नहीं है। तो अदैदीप्यमान ज्वाला को हम डिफाइन करते हैं। देखिए, अदैदीप्यमान ज्वाला वह ज्वाला है जिसमें प्रकाश नहीं होता है और इसका प्रकाश का रंग हद तक जो है इसमें प्रकाश का रंग नीला होता है। और इस स्थिति में अदैदीप्यमान ज्वाला में होता क्या है कि ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होती है। वहां पे जहां पे वस्तु दहन हो रहा होता है वहां पे ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होती है और पर्याप्त आपूर्ति होने की वजह से ईंधन का पूर्ण दहन होता है। अब हमें पता है कि जब ईंधन का पूर्ण दहन होगा और ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो ईंधन का पूर्ण दहन होगा। पूर्ण दहन होगा तो उस स्थिति में प्रकाश का रंग क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। और इसी वजह से इसमें प्रकाश कम होता है तो हम कहते हैं कि यह अदैदीप्यमान, मतलब जिसमें प्रकाश, जिसमें दीप्य जो है ना, प्रकाश जो है कम है, इसीलिए हम इसे अदैदीप्यमान ज्वाला कहते हैं। जैसे क्वेश्चन एक आता है अदैदीप्यमान ज्वाला पे कि स्टोव जो रहता है ना, स्टोव जिसपे हम खाना बनाते हैं, उसका जो बर्नर होता है उसके पास छिद्र रहता है। या सवाल ऐसा पूछा जाता है क्यों रहता है, ये भी पूछा जाता है। सवाल ऐसे पूछा जाता है कि स्टोव के रंग से जो ज्वाला, स्टोव से जो ज्वाला का रंग होता है जो जलता है तो नीला होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है कि स्टोव में जब हम मिट्टी के तेल को जलाते हैं, स्टोव में मिट्टी के तेल का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। जब हम उसे जलाते हैं तो जो बर्नर होता है जहां पे जलता है वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इसके वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में जो आपूर्ति है उस बर्नर के पास ईंधन के जलने के लिए होती है। तो मिट्टी के तेल के पास ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उस छिद्र से होकर जा रहा है तो पूर्ण दहन होता है मिट्टी के तेल का और इसलिए उसमें
एक चीज और है, अदैदीप्यमान ज्वाला में हीट जो है ना, उष्मा जो है बहुत अधिक होता है। दैदीप्यमान ज्वाला की अपेक्षा अदैदीप्यमान ज्वाला में उष्मा बहुत अधिक होता है, लेकिन प्रकाश कम होता है। क्यों? इसलिए कि वहां पे ईंधन का पूर्ण दहन हो गया, तो उष्मा के रूप में वो इतना ईंधन जो है वो ज्यादातर उष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात हो गई। तो अदैदीप्यमान ज्वाला के बारे में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि इसमें ईंधन का पूर्ण दहन होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होती है, इसमें ज्वाला का रंग नीला होता है, इसमें उष्मा की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसीलिए स्टोव में जो है ज्वाला का रंग नीला होता है, बर्नर में छिद्र होते हैं, ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होती है और उष्मा बहुत अच्छी निकलती है, जिससे खाना अच्छे से पक जाता है। चलिए दैदीप्यमान ज्वाला की बात करते हैं। इसके एकदम उल्टा है लुमिनियस, जिसमें प्रकाश ज्यादा है। इसमें प्रकाश ज्यादा होता है लेकिन हीट जो है वो कम होता है। इसलिए होता है कि इस स्थिति में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा वहां पर ईंधन के पास पहुंच नहीं पाती है, पूर्ण आपूर्ति नहीं होती है, इसलिए ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जलता है। यह इसमें जो है अधजला रह जाता है और फिर इसमें जो दहनशील पदार्थ है, वो दैदीप्यमान ज्वाला में दहनशील पदार्थ जो है वो पूर्ण रूप से नहीं जल पाता है। उसमें कार्बन के कण जो हैं निकलते हैं और कार्बन के कण ज्वाला से होकर जब निकलते हैं तो उसमें चमक आ जाती है और इसी की वजह से दैदीप्यमान ज्वाला का रंग जो है पीला होता है। मैं एक बार और बता दूं, जैसे आपसे सवाल पूछा जाता है कि जब हम लोग लैंप का प्रयोग करते हैं, लैंप पढ़ने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं, लाइट के लिए घरों में प्रयोग अब तो बहुत कम हो गया लेकिन प्रयोग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें पीला रंग आता है। इसलिए पीला रंग आता है कि हम देखते हैं कि चारों तरफ से हम लैंप को शीशे से ढक देते हैं या लालटेन को शीशे से ढक देते हैं। ऑक्सीजन जो है वो बहुत कम मात्रा में ज्वाला के पास, ईंधन के पास पहुंच पाती है। बत्ती से होकर के मिट्टी की तेल जो है वो पहुंचती है और जहां पे वो जल रहा होता है वहां पे ऑक्सीजन की बहुत कम आपूर्ति होती है, क्योंकि नीचे की तरफ से भी उसे ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित कर दी जाती है और ऊपर से आसानी से ऑक्सीजन वहां पे पहुंच नहीं सकता है। इसलिए होता क्या है कि जब ईंधन जलता है वहां पे तो ईंधन में ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होती है और ईंधन का पूर्ण दहन नहीं हो पाता है। इसलिए जो कार्बन के कण हैं, जो मिट्टी के तेल से ईंधन से बचे हुए जो कार्बन कण हैं, वो जब ज्वाला से होकर के निकलते हैं, उसके फ्लेम से होकर के निकलते हैं, तो वहां पे चमकते हैं वो ज्वाला में, और चमकने की वजह से होता क्या है कि उस प्रकाश का रंग पीला होता है और उस प्रकाश का प्रयोग हम करते हैं किसी वस्तुओं को देखने के लिए लैंप में। तो ये ज्वाला के प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिए, और दैदीप्यमान उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और इस तरह से इस चैप्टर में आपने टोटल चीजों को पढ़ लिया। मोमबत्ती के ज्वाला के बारे में भी हमें इस चैप्टर में पढ़ना होता है, लेकिन मोमबत्ती को हम 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो आप पिछले वाले क्लास को के बुक्स को उठा करके देखिए। और हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।